गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने डिस्पर्शन देखा था, उसके अंदर हमने ये देखा था किस तरह से रे ऑफ लाइट एंटर करती है वाटर ड्रॉप्स में और वो रेनबो क्रिएट करता है। इसके बाद बनता है बच्चों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपने पहले भी किया हुआ लाइट चैप्टर के अंदर कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंजेस इट्स पाथ। जैसे रेयरर से डेंसर मीडियम में अगर एंटर कर रही है तो अपना रास्ता बदलेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। और अगर डेंसर से रेयरर में जाना हो उसने, तो डेंसर से रेयरर में जाने के लिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी इस तरफ मुड़ जाती है। ये हमने पहले लाइट चैप्टर में भी किया हुआ। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? मतलब एटमॉस्फेयर की वजह से रेज का अपना रास्ता बदलना। देखो हमारी अर्थ जो है वो इस तरह से है, हम उसके ऊपर इस तरह से हैंग ऑन हुए पड़े हैं। सराउंडिंग में सारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर अर्थ के साथ बंधा हुआ है। इसके बाद जो स्पेस है वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। हमारे एनवायरनमेंट का मतलब ही एटमॉस्फेयर है, उसके बाद स्पेस के अंदर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर कोई रे ऑफ लाइट सन से या स्टार से चल रही है तो वो काफ़ी एरिया, काफ़ी रीजन विदाउट एनी रिफ्रैक्शन करेगी पास, क्योंकि कोई मीडियम नहीं है, कोई लेना देना नहीं, सिंपली वो सीधी चलती जाएगी। लाइन कब बदलेगी? कोई भी रे लाइन कब बदलती है? जब मीडियम चेंज हो जाता है। तो मीडियम कब चेंज होता है? जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। यहाँ आपको सिर्फ ये चीज़ समझनी है कि एटमॉस्फेयर के अंदर रेयरर मीडियम कौन सा और डेंसर कौन सा होगा। देखो अर्थ के साथ भारी मीडियम इकट्ठा हुआ पड़ा होता है, यानी जो सरफेस ऑफ द अर्थ के साथ की लेयर होएगी वो डेंसर होएगी, उसके ऊपर की रेयरर होएगी। पर अगर इन दोनों लेयर्स के बीच में डिफरेंस देखा जाएगा तो ये डेंसर हो जाएगी, ये रेयरर हो जाएगी। अगर इसकी और इसके ऊपर की लेयर को देखा जाएगा तो ये डेंसर हो जाएगी, ये रेयरर हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये, कोई सी दो रे उठा लो आप, कोई से दो लेयर उठा लो, उसमें से जो ऊपर वाली होएगी वो रेयरर होएगी, जो नीचे वाली होगी डेंसर होएगी। अगर ये दोनों उठानी है तो ये डेंसर रेयरर ऊपर वाली और नीचे वाली डेंसर। समझ आई बात? क्योंकि नीचे एटमॉस्फेयर हैवी होता है, भारी होता है, तभी तो देखते हो ना कि बारिश भी नीचे गिरती है, धुंध की बूंदें भी नीचे गिरती हैं, डस्ट भी नीचे ही गिरती है, क्योंकि नीचे हैवी वाला सिस्टम नीचे ही रहता है। अब इसका यूज़ क्या है? यहाँ क्वेश्चन क्या आते हैं, वाई आर द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। वो कह रहा है तारे अपनी नॉर्मल ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचे क्यों नज़र आते हैं, या सनराइज़ और सनसेट 2-2 मिनट का डिफरेंस के साथ क्यों होता है। ये क्वेश्चन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। जैसे स्टार ट्विंकलिंग करते हैं वो भी इसी पर आएगा। पहले हम करते हैं स्टार हायर क्यों है, इसी से रिलेटेड होता है स्टार टिमटिमाते क्यों हैं। तो स्टार नॉर्मल हाइट से ऊपर क्यों दिखाई देते हैं? वो कह रहा है लाइट फ्रॉम द स्टार ट्रैवल फर्स्ट इन वैक्यूम। जैसा अभी आपको समझाया, ऊपर से अगर कहीं से लाइट आ रही है पहले तो वो सीधा वैक्यूम से आएगी और वैक्यूम में कोई चेंज होएगा ही नहीं रास्ता उसका। देन एंटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो स्टार से जो लाइट चलती आ रही है पहले तो सीधी आएगी, फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। और लाइट जब एंटर करती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर लेयर, देन बेंडिंग एवरी टाइम टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्योंकि हर लेयर ऊपर वाली डेंसर नीचे, ऊपर वाली रेयर नीचे वाली डेंसर, तो हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ती जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे ये लेयर अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, ये अलग, तो हर बार वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ती चली जाएगी, मुड़ती चली जाएगी। और जब तक हमारी आँख में आएगी तो हमें उसकी अपरेंट पोजीशन नज़र आएगी। चली यहाँ से, स्टार से लाइट चली यहाँ से सीधी, पर जैसे ही लास्ट के कुछ किलोमीटर रह जाते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है तो हमें मुड़ती हुई रे का अपरेंट पोजीशन का विज़न दिखाई देता है। तो फाइनल रिफ्रैक्शन रेज बैकवर्ड द अपरेंट पोजीशन। सबसे पहले ये देखो कि रे चलती आई रेयरर से डेंसर में, बेंड करेगी वो नॉर्मल की तरफ हमेशा। ऑन प्रोड्यूसिंग द फाइनल रिफ्रैक्टेड रे, जब ये फाइनल रिफ्रैक्टेड रे आई
देन प्रोड्यूसिंग अ फाइनल रिफ्रैक्टेड रे बैकवर्ड द अपरेंट पोजीशन। ये अपरेंट पोजीशन बी पीछे की ओर मोड़ती हुई नजर आती है लास्ट जब रिफ्रैक्शन होता है। देन द एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार ए, असली पोजीशन ए की ये है स्टार की, पर ऑब्जर्व ये होती है। अगले ही पल एटमॉस्फेयर के अंदर फिर थोड़ा सा चेंज आता है, फिर पोजीशन ये हो जाती है, फिर ये हो जाएगी। इसी तरह बार बार ये चेंज होती रहती है। बार बार क्यों चेंज होनी है? क्योंकि एटमॉस्फेयर लगातार चेंज होता रहता है। कभी आप खड़े होते हो बाहर, देखते हो हवा लगी आपको, कभी नहीं लगी, कभी लगी हवा। इसका मतलब फ़र्क पड़ता रहता है ना कि लेयर कोई आई कोई गई। तो बार बार थोड़ा सा भी चेंज इसकी पोजीशन को चेंज करता रहता है। तो जब दूर किसी चीज़ से पोजीशन बार बार चेंज हो रही है तो हमें वो ऐसे महसूस होता है कि वो टिंकलिंग भी हो रही है, स्टार टिमटिमा भी रहे हैं। तो उसका आंसर भी आपको दिया हुआ है, साथ बता दिया कैसे होना है। ठीक है, किस तरह से लाइट उसकी तेज होती है, किस तरह से फेंट होती है, ये भी आपको आइडिया मिल गया। दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, एडवांस सनसेट एंड सनराइज़ कैसे होता है? एडवांस मतलब एक्चुअल में जो सन है वो 2 मिनट पहले ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। मान लीजिए 7:04 पर आज सुबह सन निकला, पर हमें वो 7:02 पर ही दिखना शुरू हो जाता है। इसी तरह मान लो अगर शाम को आज 5:30 पर सनसेट हो जाएगा, आपको 2 मिनट बाद तक भी दिखता रहेगा। तो 2 मिनट पहले सुबह उठ जाता है और 2 मिनट बाद तक भी चलता रहता है, यानी टोटल डिफरेंस 4 मिनट का रोज होता है। वो कह रहा है ये क्या होता है, क्यों होता है? वो कह रहा है एज वी मूव अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ डेंसिटी ऑफ द एयर गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे अभी आपको बताया कि सरफेस से ऊपर उठते रहोगे तो हल्का हल्का मीडियम होता जाएगा, डेंसर के बाद रेयरर, ऊपर वाला रेयरर होता जाएगा। यह यहाँ पर भी वही चीज़ है, क्योंकि रूल तो वही लगना है। वगैरह डेंसिटी ऑफ द एयर गोज ऑन डिक्रीजिंग, लाइट फ्रॉम द सन ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमोसफियर पासिस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, वही बात आ गई सारी। बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर वही बात आ गई। सच द सन एस विच स्टिल बिलो द हॉरिजन। अब यहाँ से समझो, ये आपकी अर्थ है। रात के टाइम हम यहाँ होते हैं तभी तो अंधेरा नज़र आता है। सन यहाँ है, सन यहाँ है, रात के टाइम हम यहाँ हैं। दिन जैसे उठेगा हम यहाँ पहुँचेंगे तो क्या होगा, ये हॉरिजन की लाइन है, इस लाइन से इधर एकदम स्ट्रेट धूप पड़ती है, इधर हल्का हल्का उसका उजाला सा होता है, सन नहीं दिखाई दे रहा होता इस लाइन के ऊपर। ये हॉरिजन की लाइन कहलाती है। इसी तरह इधर भी एक हॉरिजन की लाइन होती है। अब क्या होगा, सन की पोजीशन तो फिक्स है, हम जैसे ही ऊपर उठते हैं हमें सोजला दिखाई देना शुरू हो जाता है। 2 मिनट पहले सूरज दिखाई दे जाता है, क्योंकि ये इस हॉरिजन से जब रे ऑफ लाइट आ रही है तो यहाँ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें इसकी ये अपरेंट पोजीशन नज़र आ जाती है। धीरे धीरे अर्थ जब मुड़ती है हम यहाँ तक पहुँचते हैं, 2 मिनट का ही फ़र्क पड़ता है, हमें सीधा दिखाई देनी शुरू हो जाती है ये पोजीशन। तो पहले हमें क्या दिखाई दी, सन की पोजीशन एस विच इज़ स्टिल बिलो द हॉरिजन, ये हॉरिजन से नीचे होता है, पर पोजीशन ये दिखाई दे जाती है राइज टू एस डैश जस्ट अबव द हॉरिजन। द डिफरेंस इन द टाइम इन्वॉल्व इज 2 मिनट, और ये पोजीशन में डिफरेंस 2 मिनट का ही होता है, क्योंकि तब तक अर्थ मुड़ के इधर तक आ चुकी होती है कि सामने सूरज की धूप सीधा पड़ जाती है। इसी तरह सनसेट के टाइम भी होगा। सनसेट के टाइम यानी शाम के टाइम, शाम के टाइम जैसे आपका सन अब इधर मान लीजिए तो हॉरिजन के इधर, अब अर्थ मुड़ते मुड़ते इधर जानी है। अब जैसे ही वो अर्थ इधर जा चुकी होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जब होता है तो पोजीशन एक्चुअल सन यहाँ है, पोजीशन उसकी S2 अभी भी बैकवर्ड की तरफ से जो लास्ट रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से यहाँ नज़र आती है। तो यहाँ तक आते आते अंधेरा फिर शुरू हो जाता है, जबकि यहाँ सिर्फ हल्की सी 2 मिनट तक वो सूरज दोबारा दिख जाता है। दोबारा इन द सेंस कि छुपा हो चुका है, वैसे जब हॉरिजन लाइन से इधर आ चुके हैं तो वो छुप चुका है, पर फिर भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो यहाँ दिखता है। क्लियर है बच्चा? तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं, दैट इज़ ऑल फॉर द डे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी है कि तारे तो टिमटिमाते हैं तो प्लैनेट क्यों नहीं टिमटिमाते। तो ये NCERT के अंदर इसका भी आंसर दिया हुआ, ये लिखवा ही दिया है, फिर भी अगर ना समझ आए तो पूछ लेना बच्चों। दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू।